वीडियो भी अच्छा बंद कर दिया था सबके। Ma'am, sharing is on. Just open your PPT. हाँ हाँ भाई तभी। Yeah. Yes, ma'am. Is it visible properly? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? 1.5 आवर ना। तो क्योंकि उसी हिसाब से खत्म भी करने हैं। चलते हैं। तो हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थोड़ा समझ ली थी, और क्या है इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं फिर से। इट इज प्रोपाउंडेड by scholars like Edward Thorndike, मैंने नाम लिया था थॉर्नडाइक एंड स्किनर का, और B.F. स्किनर। दिस थ्योरी stresses the fact, किसी का ना माइक अभी वो है, मतलब अनम्यूट नहीं हुआ है, तो चेक करिए पार्टिसिपेंट्स और इन्फॉर्म करिए। हाँ, नाउ इट्स ओके। Skinner and this theory stresses on the fact that the consequences of actions shape the behavior. ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसको हमने रीइंफोर्समेंट कहा। एक पिजन ने अगर लीवर प्रेस किया और उसको खाना मिल गया, तो उसके लिए वो जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर था, एक्शन था, वो क्या कर रहा था, उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ओके, द थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स। हाँ, यही वो पॉइंट था जहां से जो एनिमल ओरिएंटेड एस्पेक्ट था लर्निंग थ्योरी का, वो चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द ह्यूमन ओरिएंटेड लर्निंग। अगर हम ह्यूमन बीइंग की लर्निंग की बात करें, तो अभी हमारे लिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस। आज भी रोज सुबह से लेकर शाम तक अपनी डेली लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे भी आप इस चीज को हमेशा यूज करते हैं कि जो आपका कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है आपके एक्शन से, उससे आप लर्न भी करते हैं और अपने फ्यूचर बिहेवियर को शेप भी करते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। और यही पॉइंट था जहां पे ये लोग शिफ्ट हो गए थे ह्यूमन लर्निंग की तरफ से, और इसी को इन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया था, बहुत ज्यादा इनकैश भी किया था। आगे चलते हैं। द थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स इज आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट. Skinner explained how, with the help of reinforcement, one can strengthen behavior and with punishment, reduce behavior. It was also analyzed that the behavioral changes strongly depends on the schedule of reinforcement, with focus on time and rate of reinforcement. Actually हम इस पे डिटेल नहीं बात करेंगे। रीइंफोर्समेंट देने के भी तरीके होते हैं। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात होती है कि जहाँ पे हम कितने समय पे देंगे, कितनी बार देंगे, कैसे देंगे, क्या तरीका होगा, उन सब पे अगर डिस्कस करें तो उसको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। जो बिहेवियरल लर्निंग में जो थर्ड वन थी, वो थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके लिए जो सबसे फेमस बात है वो ये है, इट इज गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा। और जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, उन्होंने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबो डॉल मतलब वही वो जो हिट मी लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी लर्निंग की प्रोसेस ह्यूमन लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो चुके थे, तो अब इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट शुरू करे ह्यूमन पे। तो एक बच्चे को दिया और उसको मतलब दिखाया पहले कि इसको मार रहे हैं हम, तो उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर लाइक ऑब्जर्वेशन ज्यादा किए गए। So the observational learning process was propounded by Albert Bandura in his social learning theory, which focused on learning by imitation और ऑब्जर्विंग पीपल्स बिहेवियर। अगर हमने एक डॉल को मारा बार बार और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, तो वो भी क्या करेगा, और एग्रेसिव बिहेवियर को सीखेगा, क्योंकि वो मॉडल्ड बिहेवियर कर रहा है। For observational learning to take place effectively, 4 important elements will be essential, that is motivation,
अटेंशन, मेमोरी एंड मोटर स्किल। मैंने पहले भी बात करी थी कि जैसे आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है, आपका जो बात करने का ढंग है, आपका बिहेवियर जो है, किस सोसाइटी में कैसे आप किस तरह से बिहेव करते हैं, तो उसके लिए ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? मोटिवेशन, हाउ मच मोटिवेटेड यू आर। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी हमारे यहाँ फाउंडेशन डे था 8 ऑफ जनवरी को, और 10 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी डे होता है। तो वहाँ पे कुछ लेक्चर्स हुए, तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे हमारे गेस्ट। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत अच्छे मराठी स्लोगन भी बोल रहे थे। जनरली जैसे हम ड्राइवर के साथ घूम रहे हैं, कई प्लेसेस पे जा रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। फिर अटेंशन, कितना हम अटेंशन से सामने वाले को सुनते हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि मुझे यहाँ पे रहे हुए लगभग 10 साल हो गए, मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे से ये बोल पा रहे हैं। हमने अभी बहुत कुछ सीख लिया है मराठी में, लेकिन हम बोलते नहीं हैं, और वो मतलब बोलेंगे भी तो फिर वो टच नहीं आएगा। लेकिन उनके अंदर वो चीजें थी। तो वो क्यों थी? बिकॉज मोटिवेशन, अटेंशन एंड मेमोरी एंड मोटर स्किल्स आर देयर, कि आप कितना मोटिवेटेड हो उस काम के लिए, और कितना आप उसको मेमोरी में स्टोर रख रहे हो और उस पर फोकस कर रहे हो। सेकेंड अप्रोच इज कॉग्निटिव अप्रोच, जहां पे मैंने बताया था कि जब बिहेवियरिस्ट की बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई, तो इसलिए हुई क्योंकि वो कह रहे थे कि ऑब्जर्वेबल चेंज होने चाहिए, बट लर्निंग क्या है? अनऑब्जर्वेबल चेंज इन मेंटल नॉलेज। इन लोगों ने इस पे काम किया। और सच भी बात है कि जरूरी थोड़ी कि हमारे बिहेवियर में ही सब कुछ दिखे। अगर हमने लर्निंग करी, जब तक हम कोई चीज बोले नहीं, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हमने लर्निंग की या नहीं करी। नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। फिर ये एज अ रिजेक्शन किसके? बिहेवियरिस्ट व्यू के लिए आए। और ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जब एक दूसरा आता है, नया वाला आता है, तो पुराने वाले को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट मेंटल इवेंट्स और कॉग्निटिज्म कुड नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। मतलब सब कुछ यही है, सारी लर्निंग ऐसे ही होती है। What are the general assumptions? Let us discuss one by one. Some learning process may be unique to human being. बिल्कुल सही बात बताई थी कि हर एक एनिमल स्पीसीज के लिए लर्निंग सेम नहीं है। कॉग्निटिव प्रोसेस आर द फोकस ऑफ स्टडी। Objective, systematic observation of people's behavior should be the focus of scientific inquiry. However, inferences about unobservable mental processes can often be drawn from such behavior. Okay? ऑब्जर्वेबल चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अनऑब्जर्वेबल मेंटल प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट हैं। और अब तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम हायरार्की के बारे में याद करें, एक जो रॉबर्ट गैने की हायरार्की डिस्कस की थी, तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, रूल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, उसमें कोई ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल चेंजेस नहीं दिखेंगे। क्यों? जैसे ही हम हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें अनऑब्जर्वेबल मेंटल चेंजेस की तरफ ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। बिकॉज दीज आर द बेसिकली चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल। कहाँ? इन फॉर्म ऑफ मेमोरी। Individuals are actively involved in the learning process. Learning involves the formation of mental association that are not necessarily reflected in overt behavioral changes. Knowledge is organized. Learning is a process of relating new information to previously learned information. Experience की बात इन्होंने यहाँ पे भी रखी, जो behaviorism वाले भी बात कर रहे थे। Cognitive process influence learning. अच्छा हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई। नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड। व्हाई? हमारा ब्रेन तो लिमिटेड है, क्रैनियल कैपेसिटी होती है। अगर साइंस के बैकग्राउंड के कोई होंगे तो जॉलजी वाले बताते हैं कि क्रैनियल कैपेसिटी है, और क्रैनियल कैपेसिटी में जगह तो उतनी है। कोई होता है बहुत थोड़ी नॉलेज रखता है, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है। इवन बुक्स की कहो, बहुत सारे लोगों से तो पेज नंबर पूछ लो, वो उनको पेज नंबर तक याद होते हैं। इट इज अ टैलेंट। क्या? मेमोरी का। तो नॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कैसे करता है? जैसे मान लिया हम किसी के घर जाते हैं, तो घर जाने पे हम उसका क्या देख पाते हैं? उसके घर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उससे उसकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। कुछ लोग होते हैं बहुत बिखरा सब कुछ रहेगा, कुछ लोग होते हैं बहुत सिस्टमैटिक, बहुत आर्टिस्टिक लुक देता है घर,
देखा होगा, डिफरेंट जनरल एग्जांपल ले रही हूँ। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, वो भी बिल्कुल वैसा ही है कि घर कैसे ऑर्गेनाइज होता है। कैसे होगा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कितना डिफरेंस होता है आप ये समझ सकते होंगे, ये जान सकते होंगे। ठीक है, अब क्या है, cognitive process influence learning. As children grow, they become capable of increasingly more sophisticated thoughts, concept learning, rule learning, problem solving, etc. Already discussed. People organize the things they learn. ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे रहिएगा, इस पे हम अभी बहुत डिटेल बात करने वाले हैं। न्यू इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इजिली एक्वायर्ड व्हेन पीपल कैन एसोसिएट इट विद थिंग्स दे हैव ऑलरेडी लर्न। पीपल कंट्रोल देयर ओन लर्निंग। क्या होता है लर्निंग में? सबसे पहले जो थ्योरी है इनकी, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। काफ़ी कुछ इस पे मैंने पहले ही आपसे बात कर ली है। तो सबसे पहले कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो आपके सेंस चैनल्स को अफेक्ट कर सके, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मैं इस समय क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं कान से। दूसरा, आप मुझे देख भी पा रहे हैं। तो वीडियो, अच्छा हाँ, जैसे यहाँ पे वीडियो ऑन करना और ऑफ करना, उससे भी हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि अगर मैं रिसोर्स पर्सन हूँ और मुझे अगर आप सुन रहे हैं, तो वीडियो ऑन करने का इफेक्ट होता है। अगर ऑफ वीडियो पे मैं बोलूँ तो शायद थोड़ी सी और इनकन्वीनियंस होगी लर्निंग में, इफ वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो देख भी पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि क्या मैं बताने जा रही थी, हाँ, कि स्लाइड भी देख पा रहे हैं। अगर स्लाइड्स ना होती और केवल मैं बोल रही होती, तो केवल आप ना देख पा रहे होते, स्लाइड्स भी ना देख पा रहे होते, तो उससे भी क्या होती, हमारी जो लर्निंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही होती। तो लर्निंग के लिए एक थ्योरी है, आगे डिटेल भी डिस्कस करेंगे। जितने ज्यादा सेंस चैनल आपके इन्वॉल्व रहें, अभी हमारे 2 सेंस चैनल हैं, आंखें और कान इन्वॉल्व हैं, और जितने ज्यादा सेंस चैनल लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। ओके, तो सबसे पहले कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हमारी ये 5 सेंस चैनल में सेंस चैनल को स्ट्राइक करे, तो वो सेंसरी रजिस्टर्स हैं आपके, उनको स्ट्राइक किया, तो कभी कभी हम भूल गए। मान लिया हम अभी कुछ अपना काम कर रहे हैं, हमें ऑनलाइन मोड में ये फैसिलिटी है कि हमने लॉगिन कर लिया और बाद में हम देख लेंगे, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट काम है हम कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या होगा, फॉरगटन हो जाएगा। अगर हमने उस पर अटेंशन दिया, पे अटेंशन टू इट, इट विल बी प्रोसेस्ड, ये प्रोसेसिंग हो जाएगी अगर आपने प्रोसेसिंग शुरू करी तो। इफ नॉट, इट विल बी फिल्टर्ड आउट और फॉरगेटन। मान लिया आप अभी अटेंशन भी पे कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इनिशियल प्रोसेसिंग पे डाल दिया आपने और आपने आगे बढ़ाया, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अ वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी अगर छोड़ दिया, शाम को निकल गए, लेक्चर खत्म हुआ, एक दिन का अटेंड कर लिया, ठीक है, सुन भी लिया, फॉरगॉटन, अगेन वो खत्म हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि कुछ भी हो तो उसे हमें यूज करना चाहिए, और जैसे ही अगर हमने उसको यूज करना शुरू किया, तो वो क्या होगा, वो हमारे बिहेवियर में आ जाएगा और धीरे धीरे वो रिलेटिवली परमानेंट हो जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको शुरुआती स्लाइड्स में ये भी कहा था कि एज अ टीचर जो रियल बिहेवियरल आउटकम है और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम है, उनके बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पे जब ये लेक्चर ले रही हूँ, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक। मैं आपसे केवल इतनी अपेक्षा करूंगी कि जितना कुछ बोला गया है उसमें जो कंटेंट है वो आप पूरा भूल जाइए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। क्योंकि वो कंटेंट हो सकता है आप ना पढ़ा रहे हो, अगर आप सोशल साइंसेस में कुछ पढ़ा रहे होंगे, हिंदी पढ़ा रहे होंगे, तो आप वो कंटेंट मत याद करिए। बस मेरा जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम है ना, वो केवल इतना है कि जो मैं एग्जाम्पल्स पे बात कर रही हूँ, बस उन एग्जाम्पल्स पे सोचिएगा, ठीक। मैं जब मेरा पता क्या है, इट इज व्हाट स्पेसिफिक काइंड ऑफ लर्निंग स्टाइल। मुझे हर जगह प्रॉब्लम्स दिखाई दे जाती हैं और उन प्रॉब्लम्स को मुझे समझ में नहीं आता कि उनका कैसे डील करना है। तो कल जब मैं वो फेसबुक पे वो देख रही थी, वो रुमाल वाला जो एग्जांपल आप लोगों से शेयर किया, तो मुझे ये याद आ रहा था कि ये जो 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल्स में ये जो मिलता है ना, ये इतना बड़ा सा टुकड़ा रहता है। एक जैसे हम लोग जो ड्रेसेस मंगाते हैं ना, तो उस ड्रेसेस में भी एक हुक पड़ा रहता है,
जो भी मतलब आप कपड़े मंगाइए, देखिए अगर वो ब्रांडेड होंगे तो एक छोटी सी पॉलीथीन पड़ी रहती है और उसमें उस ड्रेस से रिलेटेड कुछ चीजें जो हैं वो पड़ी रहती है। अगर मान लिया उसमें कुछ एसेसरीज हैं तो जैसे इस ड्रेस में कुछ नहीं, मान लिया यहाँ पे एक हुक लगा हुआ, तो वो एक हुक उसमें और एडिशनल पड़ा रहेगा। मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि आज से जो 20 साल बाद वाली जनरेशन होगी तो उसके लिए उस पैकेट का क्या पर्पस रह जाएगा। उनको ये भी तो नहीं पता ना कि उस हुक को कैसे प्लेस करते हैं, और इवन अगर धागा भी रखा हुआ है, बटन भी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें तो इंस्टॉलेशन आता नहीं ना। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग कैसे भी करके अपना जो मोड ऑफ डेलिबरेशन है, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो मेरा एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम केवल आपसे इतना ही है कि अपनी क्लासरूम को कैसे बच्चा आपकी क्लासरूम में जाए और कैसे वो दूसरे या तीसरे दिन उस चीज को यूज करे बाहर जाके, उस पर फोकस करिए थोड़ा सा, तो शायद थोड़ा चेंज होगा। ठीक है। और रियल बिहेवियरल आउटकम क्या हो सकते हैं, वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है कि हमने भी पार्टिसिपेट किया, बस हमें क्या लास्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट्स इट, हो गया। हमें अटेंड करना है, ये प्रोग्राम जरूरी है और हम वो कर रहे हैं। तो ये भी रियल बिहेवियरल आउटकम हो सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट इट एंड मुझे उसमें भी खुशी है कि कम से कम चलिए आप सुन रहे हैं, इट्स ओके। आगे चलते हैं। तो अगर हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखा और वो निकल गया तो वो फॉरगटन हो जाएगा, लेकिन अगर हमने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने की प्रोसेस वही है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमने मान लिया 10 चीजें सीखी तो 10 की 10 हम नहीं यूज करने लगेंगे, कोई एक पकड़ते हैं ना। ठीक है, एक पकड़ लिया, तो अब उस एक पकड़ लिया को तो उसको कैसे अब आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चली जाएगी जैसे ही आप उसको यूज करेंगे। और जब भी इन फ्यूचर यहाँ पे ना रिवर्सिबिलिटी का साइन होना चाहिए, लेकिन मैंने एक्चुअली पेस्ट किया है, मैंने इमेज बनाई नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिवर्सिबिलिटी के साइन के साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ एक एरो होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब भी कोई रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही होता है, इसीलिए इसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हैं, वो इंफॉर्मेशन वहां से निकल के आती हैं और वो वर्किंग मेमोरी के थ्रू, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू रिस्पॉन्स दिया जाता है। आगे रिस्पॉन्स नहीं है, और यहाँ पे आगे क्या है, रिस्पॉन्स का एरो होना चाहिए था शॉर्ट टर्म मेमोरी के आगे। चले आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें आता बहुत कुछ है, हमने पढ़े बहुत, हमने लेक्चर बहुत सुने हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो यूज क्यों नहीं कर पाते? द रीजन बिहाइंड द प्रोसेस, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है कि क्या आप उसको निकाल लेंगे। जैसे आपके ही बहुत सारे कपड़े होते हैं, कपड़ों का ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे रखते हैं कि आपको समय पे मिलते ही नहीं है, ढूंढते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही आपने जो इंफॉर्मेशन है, जो चीजें हैं, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, और क्या कभी आप समय पे उसको यूज कर पाते हैं। कई बार ऐसा आप लोगों ने फेस किया होगा, किसी मीटिंग से या किसी कम्युनिकेशन से आप निकल के आए, निकल के आने के बाद लगता है अरे ये बात बोलते ना वहां पे तो अच्छा रहता, ये तो ध्यान ही में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो जो ध्यान ही में नहीं आया ना, वो वही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर नॉलेज इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप उसको समय पे रिट्रीव कर पाए तभी वो आपकी नॉलेज रहेगी। तो जो बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, उनके अंदर क्या है, वही वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से वो चीजें बड़े अच्छे से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और वो वही क्या होते हैं, वही एक्टिव स्पीकर होते हैं। अच्छा हाँ, इससे एक बात और याद आ गई, थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, लर्निंग की बात चल रही है ना। कितने ऐड भरे पड़े हुए हैं कि आपने तो शुरुआत के 3 साल 4 साल 5 साल वेस्ट कर दिए। अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाइए, ये प्लेटफॉर्म है, वो है, ये है, वो है, कितने सारे एड से भरा हुआ है। अच्छा, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। मुझे तो 3 ही जगह लगती हैं, एक आपका टीचिंग प्रोफेशन, दूसरा आपका पॉलिटिक्स, अच्छा हाँ, और तीसरा वो भी है ना, जर्नलिज्म हो गया। ठीक है, और एक वो हो गया, अगर हम वो टीका लगा के प्रवचन करने वाले बन जाए। आजकल वो भी एक बहुत अच्छा इनोवेटिव बिजनेस है कि हम 1 करोड़ का ड्रेस पहने
और आपको कहें कि ये सब मोह माया है। बस इन एरिया के अलावा कौन सी जरूरत है कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने की, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और आप खुद मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे पार्टिसिपेंट्स, कितने सारे एड ऐसे आते हैं, मेक योर चाइल्ड अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। अरे भाई, अगर वो आर्टिस्ट बनेगा, अगर वो मान लिया कोई बहुत उसमें क्रिकेटर बनना है, राइटर वो बनना चाहता है, बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखेगा, ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने की जरूरत क्या है? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। मान लो वो जज बन रहा है, तो जज क्या कॉन्फिडेंट स्पीकर होते हैं क्या? क्या उनको बोलना होता है वहां पे कुछ ज्यादा? नहीं ना। हाँ, वकील के लिए मान सकते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वकील के लिए भी कॉन्फिडेंस ना भी हो ना, उसको बस खाली क्लॉज और लॉ पता हो तो उसका सारा काम चल जाएगा। वहां पे ऐसा कोई नहीं होता कि हमें बहुत बड़े ऑडियंस। तो ये कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाइए, ऐड आ रहे हैं, ये सिखाइए वो सिखाइए। शुरुआत के तो 3 साल वेस्ट कर दिए, 4 साल वेस्ट कर दिए। समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिन बाद क्या होगा, हॉस्पिटल से सीधे स्कूल पे रजिस्ट्रेशन हुआ करेगा। देखो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत हो रहा, हॉस्पिटल से निकलिए बस डायरेक्ट उधर स्कूल में एडमिशन कराइए। नहीं, वो कॉन्फिडेंट स्पीकर वाला ठीक है, वो जरूरत है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से हम कैसे रिट्रीव कर पाते हैं और उस समय पे क्या हम बोल पाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट स्पीकर के लिए जरूरी है। लेकिन सबको कॉन्फिडेंट स्पीकर भी तो होना जरूरी नहीं है ना। हम तो उस प्रोफेशन में है कि हमारी मजबूरी है कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट स्पीकर, और हमें इवेंट्स के साथ रिलेट करके या कुछ भी करके हमें वो चीजें रखनी होती हैं। बाकी बहुत लिमिटेड एरिया है। अगर हम कहें तो 10 ऐसे प्रोफेशन होंगे। अगर हम 100 प्रोफेशन की सीरीज बनाएं तो ओनली 10% आर देयर जहां पे कि आपको कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है। मान लिया आप इंडियन नेवी के इंचार्ज हो, कैप्टन हो, लेफ्टिनेंट हो, वहां पे आपको कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने की जरूरत है क्या? आपको वहां पे दूसरी स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, आप वो क्या कहते हैं, मान लिया एयरविंग या ये सी विंग पे कुछ हो, हाई रैंक पे, ठीक है, आप डॉक्टर हो, आपको कॉन्फिडेंट स्पीकर होने की जरूरत है। आप एक अच्छे सर्जन हो तो आपको कॉन्फिडेंट स्पीकर होने की जरूरत है? नहीं, आपको आपकी स्किल में मास्टरी की जरूरत है। बाकी आपको भले एक भी दवा का नाम याद ना हो, लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव सर्जन हैं, मान लिया कोई न्यूरोसर्जन है, वो सब कुछ भूल चुका है, उसको एक दवा का भी नाम याद नहीं है, लेकिन वो सर्जरी अभी भी अच्छी कर लेता है, तो भी उसका काम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ क्या बेस्ड है, साइकोमोटर डोमेन पे बेस्ड है, कोग्निटिव स्किल पे बेस्ड है। एक ड्राइवर है, वो सब कुछ भूल जाए, उसको ड्राइविंग अगर आती है तो वो क्या करते हैं, वो अपना काम कर सकता है। उसको कॉन्फिडेंट स्पीकर होने की जरूरत नहीं है एक ड्राइवर को, अगर हम उस प्रोफेशन की बात करें तो। आगे चलते हैं। थर्ड एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये कहती है कि जो नॉलेज है, वो नॉलेज बच्चे को मौका दिया जाए कि वो खुद कंस्ट्रक्ट करे। ये जो पहले एग्जाम्पल जितने चल रहे थे, आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बना रहे हो, उसको आप मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, अपने इंटरेस्ट की चीजों को सेलेक्ट करे, या अपने आसपास की चीजों के साथ एक्टिवली रिलेट करे। नहीं, आपको वो मौका देना है। So what is this approach? Constructivism is an approach to learning that holds that people actively construct or make their own knowledge, and that reality is determined by the experiences of the learner. 2000 की डेफिनेशन है, इलियट एट ऑल। ये नया अप्रोच है। मैंने बताया था कि वो सब पुराने थे, 18th सेंचुरी से शुरू किया है मैंने। फिर 1998 में एरेंट्स ने क्या कहा, कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स इन पर्सनल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग बाय द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस, एंड दैट मीनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ प्रायर नॉलेज एंड न्यू इवेंट्स। कुछ न्यू इवेंट्स हैं, और काम कौन करेगा? लर्नर खुद करेगा।
जैसे हाँ, मैंने ये आपकी स्लाइड बना रखी है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, स्लाइड के हिसाब से चल रही हूँ, लेक्चर पहले से प्रिपेयर्ड है, सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड है। मैं अपने टेबल पे आपको दिखा सकती हूँ, ये एक बुक खुली रखी है, शायद आपको विजिबल होगी, मुझे नहीं दिख रही है। मुझे कोई कह रहा है क्या इसको पढ़ने के लिए, या मैं ऐसे पढ़ के तो नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सामने तो स्लाइड है, कंटेंट है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमें जब अगर ये टाइम मिला कि जब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो मान लिया हमें थोड़ा भी समय मिलता है तो हम अपना कुछ काम कर लें, कुछ देख लें, कुछ नया ऐड ऑन कर लें। क्या कोई दूसरा है जो यहाँ पढ़ा रहा है मुझे? किसको पढ़ना है? खुद ही पढ़ना है। और एक बुक आपको पढ़नी है या 4 बुक पढ़नी है या 10 बुक पढ़नी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। और यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन नॉलेज। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन इननेट और पैसिवली एब्जॉर्ब्ड। अब हम इस किताब को अपने तकिया के नीचे रख लें तो क्या हमको इसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे काम करना पड़ेगा। Learning is an active process. All knowledge is socially constructed. All knowledge is personal. Learning exists in the mind. तो ये जो बुक मैंने रखी, तो वो क्यों रखी? आज कम से कम मौका मिला। जो शुरुआत में टाइम था 10-15 मिनट का, तो मौका मिला कि चलो आओ पलट लेते हैं इसको भी, क्योंकि इतने सारे अभी तो आधा टाइम तो पता मीटिंग में निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये हो गई कि पढ़ने का समय नहीं है। और मान लो अगर कभी समय मिला तो हम उस समय को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं, कुछ नया देख सकते हैं। यही बातें, लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड, ऑल नॉलेज इज पर्सनल। ठीक है, आगे चलते हैं। लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म में कई मॉडल आए, जिसमें कि 5E मॉडल, 7E मॉडल, 9E मॉडल तक आए हैं। हम केवल 5E मॉडल की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव था, और मुझे खुद पर्सनली ये लगता है कि ये सारी डायमेंशंस को कवर करता है ऑलमोस्ट। इवन हम लोग जो बच्चों को लेसन प्लान बनवा के पढ़वाते हैं स्कूल्स में, तो जो बीएड ट्रेनी होते हैं, तो उनको भी हम 5E मॉडल पे ही लेसन प्लान भी बनवाते हैं। वी आर नॉट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द 7E और 9E मॉडल्स। 5E मॉडल है क्या, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से समझ लेंगे। इसमें 5E हैं। पहला क्या है? इंगेजमेंट, सेकंड इज एक्सप्लोरेशन, थर्ड इज एक्सप्लेनेशन, फोर्थ इज इलेबोरेशन एंड फिफ्थ इज इवैल्यूएशन। इंगेजमेंट में क्या करना है? कंस्ट्रक्टिविज्म का मैं ये एग्जांपल लेते हुए थोड़ा सा ये भी बताते चलूंगी कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिविज्म अपने क्लासरूम में यूज करना है तो आपको कैसे पढ़ाना है। नॉर्मली हम जाते हैं और हमारे पास कोई हमारे लेक्चर का कंटेंट होता है, और उस लेक्चर के कंटेंट को हम क्या करते हैं, जाके क्लासरूम में डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। ट्राई करिएगा, आप में से कोई अगर आपके लिए नया टॉपिक हो तो थोड़ा पढ़ाने के लिए, तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आएगा। पहले क्या करना है? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले, अगर हमारे क्लासरूम में ज्यादा बच्चे हैं तो हमें बच्चों का ग्रुप बना लेना है अलग अलग, और उस अलग अलग ग्रुप में बच्चों को हमें अलग अलग एक एक मटेरियल दे देना है। सपोज अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाना चाहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम कोई एक नोट्स दे सकते हैं, कोई एक वीडियो दे सकते हैं जो वो देख सकें, या कुछ चार्ट पेपर दे सकते हैं, व्हाटएवर। अगर बड़ा ग्रुप है तो अलग अलग बांट दीजिए, अगर छोटा ग्रुप है तो एक साथ इंगेज कर दीजिए। पहला काम क्या है? इंगेजमेंट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? भाई ऐसे क्या हुआ, आप क्लास में गए, आप पूरी तैयारी से गए, पानी पी के गए, नोट्स लेके गए, अटेंडेंस शीट लेके गए, आपकी रेडीनेस थी, बट जो स्टूडेंट बैठा हुआ है आपकी क्लासरूम में, he or she is not ready. To create the readiness of a student, it is important to engage. और इंगेज करने के लिए आप इस तरीके की टेक्निक में कुछ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं जरूरी है कि जो सुहासिनी मैम ने बोला हम वही करें, या जो बुक्स में लिखा है कंस्ट्रक्टिविज्म। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टिविज्म फाइनल हो गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म ने एंगेजमेंट के लिए ये कहा तो बस हम ये ही कर सकते हैं, नहीं। यू कैन क्रिएट योर ओन वे। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? ऑन दैट वेरी थिंग आई एम फोकसिंग। एंगेजमेंट इसलिए जरूरी है टू मेक रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट। आप तो पूरे रेडी हो,
सब कुछ लेके गए, सब कुछ तैयार हुए, माइंड भी मेकअप किया, लेक्चर प्रिपेयर भी किया, बट स्टूडेंट्स रेडी हैं कि नहीं, उनको कैसे रेडी करोगे? उसके लिए आपको ये करना है, पहली प्रोसेस टू एंगेज द स्टूडेंट। बड़ा ग्रुप है तो अलग अलग ग्रुप में कर लीजिए, अगर छोटा है तो आप उसको क्या करिए, एक साथ भी दे सकते हैं। उससे क्या होता है, एक कनेक्शन डेवलप होता है, कनेक्शन फैसिलिटेटेड बिटवीन व्हाट स्टूडेंट नो एंड कैन डू। समझ में आता है कि बच्चे क्या जानते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जितने भी प्राइवेट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें ये कंपलसरी होता है कि एज अ टीचर हम, हाँ एक बहुत अच्छा एक आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग तो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे जो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, इस बीच में तो पिछले 3-4 साल से आफ्टर कोविड में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ फील्ड पे ड्यू टू माय अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि वहां पे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे प्रेशर किसके ऊपर है, टीचर के ऊपर है। मे बी अगर आप लोग होंगे तो आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारा काम सब टीचर को करना है। स्टूडेंट का मन कहे स्कूल आए या कॉलेज आए या ना आए चलेगा, ठीक है। वहां पे ये भी कंपलसरी होता है, बहुत जगह मैंने देखा कि जो आपको कल पढ़ाना है लेक्चर, वो आप पहले एक मटेरियल भेज दीजिए और बच्चे उसको पढ़ लें और क्लासरूम में आके डिस्कस करें। हालांकि बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप मटेरियल, आपका भेजना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बच्चा उसको क्लिक करके ओपन करे, इसके लिए कोई रूल नहीं होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में भी ये पूछा जाए कि बच्चे तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बच्चे को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक। तो आपको लेकिन ये क्या करना है, प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट करना है। 1 डे अर्लियर भी आप कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आप मटेरियल भेज देना है। और या आप जब क्लास में हैं, ये सब कंपलसरी नहीं है, तो भी आप क्या करते हैं, एंगेज करते हैं बच्चों को। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको वो भी शेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे लिए हमेशा इस मोड से पढ़ाना तो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि सारी चीजें कंस्ट्रक्टिविज्म से पढ़ाएं, और फिर हम कभी कभी क्या होते हैं, भाग के आ रहे होते हैं, व्हाट्स मीटिंग में रहते हैं, बच्चों को मैसेज कर रहे होते हैं कि जाना नहीं, आ रहे बस 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे। एक दिन तो ये कंडीशन हो गई कि 5 मिनट मैसेज करते करते वो पूरी क्लास ओवर हो गई, 1 घंटे की। और लास्ट में बच्चे मेरे चेम्बर में आकर के मेरे को अटेंडेंस लिस्ट दे रहे थे, तो मैंने कहा नहीं चलो अभी थोड़ी सी जरूरी बात करनी है, तो भी करके तब फिर छोड़ती हूँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहला काम करती हूँ, उनको पिछला क्या पढ़ाया है याद दिलाओ। मुझे सब कुछ याद रहता है, मुझे ये पूरे सेशन में कब क्या पढ़ाया सब कुछ याद रहता है, क्योंकि हम 10 साल से वही चीजें पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम उनको सबसे शॉर्टकट तरीका जो मैं यूज करती हूँ, शायद अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे तो उसमें भी ये नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन मेरा पहला काम क्या होता है, क्लास में जाती हूँ एज ए इनोसेंट टीचर, और वहां पे ये डिस्प्ले करती हूँ कि मुझे याद कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ पे क्या किया था, तो मुझे बताओ क्या क्या हुआ था, मुझे बताओ। मतलब ये भी नहीं कि मतलब थोड़ा सा टॉपिक बता दें, हाँ थोड़ा सा डिटेल में पूछती हूँ, अच्छा अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा अच्छा क्या ये, अच्छा ये एक कंसेप्ट मैप बनवाते हैं, तो बच्चे जो नोट्स खोले होते हैं तो कम से कम एक बार तो उसको पलट लेंगे ना, नहीं तो क्या करते हैं, आज इस कॉपी में लिखा, आज उस कॉपी में लिखा, परसों उसको फेंक दिया, परसों क्लास में आए तो वो नहीं रहेगा। तो मेरा सबसे पहला काम है एंगेजमेंट के लिए जो मैं टेक्निक यूज करती हूँ, मैं तो कोई मटेरियल लेके जाती हूँ ना कोई अलग अलग, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं, रिसर्च पढ़ा रहे हैं, तो रिसर्च हम पीएचडी क्लास में पढ़ाने के लिए कौन सा मटेरियल लेके जाएं, हमें टी टेस्ट, एनोवा, एनकोवा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, ये सब कुछ पढ़ानी है तो हम क्या लेके जाएं, एनपीसी पढ़ाना है तो हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हाँ हम इंगेज कर लेंगे, कैसे भी हमें करना है ये हमें पता है, और हम पिछली क्लास के लिए खुद इतने इनोसेंट बन जाते हैं कि वो हमें समझाने लगे। इवन जैसे मान लिया हमने स्केल ऑफ मेजरमेंट उनको बताया, तो स्केल ऑफ मेजरमेंट में 4 ही बताएंगे, और 10 साल से जब वही चीजें बता रहे हैं तो हमें पता है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया ये सब भी याद रहता है, लेकिन हम उन्हीं से पूछते हैं, अच्छा क्या ये वाली भी बता, अच्छा ये भी बताई थी क्या, और कौन सी बताई थी, अच्छा ये बताई थी, अच्छा तो इसमें ये कौन कौन से एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। कम से कम पिछला पूरा एक बार रिकैप हो जाए, और जो नया नॉलेज हम बिल्डअप कर रहे हैं उस पर हम अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो प्रीवियस नॉलेज लेवल है और जो न्यू नॉलेज लेवल है, उन दो नॉलेज लेवल के बीच में गैप जितना कम रहेगा, जितना आप उस गैप को मिनिमाइज कर देंगे, जब वो दोनों लाइन ओवरलैपिंग हो जाएंगी तो आपकी लर्निंग क्लासरूम में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक। और उनको ये पता भी नहीं रहता है बच्चों को कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
और उससे उनका एंगेजमेंट इंश्योर हो जाता है। फिर दूसरी है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि हम बच्चे को ही उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए कहें, जो मटेरियल या जो चीजें हमने उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी कर सकते हैं विद गाइडेंस। बच्चे उसमें लगे तो वो क्या हुआ, एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ। कंस्ट्रक्टिविज्म ये बोलता है कि एज अ टीचर आपको वहां पे फैसिलिटेटर होना है, आपको कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये है कि जो बच्चों ने एक्सप्लोर किया या बच्चों के ग्रुप्स ने एक्सप्लोर किया, तो एक एक ग्रुप को मौका दीजिए या एक ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव को मौका दीजिए। पूरा अगर एक है क्लास या 5 ग्रुप हैं तो 5 लोगों को मौका दीजिए कि बोर्ड पे आए और बोर्ड पे आके अपने अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करें और आप उसमें करेक्शन करते चलिए। हर एक ग्रुप ने क्या क्या चीजें करी, क्या क्या चीजें फाइंड आउट करी। सपोज फोटोसिंथेसिस वाला ही एग्जांपल था, तो एक ग्रुप आपको कुछ बताएगा, एक ग्रुप कुछ बताएगा, एक ग्रुप कुछ बताएगा। आपका काम फिर एज ए फैसिलिटेटर क्या है, उस सारे एक्सप्लेनेशन को एक जगह पे क्या कर देना है, कंपाइल कर देना है और थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट कर देनी है फोटोसिंथेसिस के बारे में इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। अगला स्टेप क्या है, इलेबोरेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, activities allow students to apply concept in context and build on or extend understanding and skill। ये वो स्टेप है जो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था अर्ली स्लाइड्स में। मैंने कहा था प्लीज ट्राई टू टीच इन योर क्लासरूम in such a way that students are able to use that particular knowledge on the same day, on the next day or on next day। हम इस तरह से कुछ पढ़ाएं कि बच्चा वो उस नॉलेज को यूज कर सके। अब यूज करने में क्या ऐसा क्या कर देंगे कि क्या यूज करोगे भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या यूज करोगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर पाओ कहाँ, अपनी रिसर्च में। मीन डेविएशन को कहाँ यूज करोगे, रिसर्च में। एनोवा एनकोवा टी टेस्ट वगैरह कहाँ यूज करोगे, रिसर्च में। उनको कुछ ऐसे असाइनमेंट दे दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेबोरेशन ये भी बताता है कि आप जो नॉलेज जहां तक लिया एक्सप्लेनेशन तक, उसके बाद उसको इलेबोरेट करिए। जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म खत्म नहीं हो जा रहा है, या जिस किताब में भी लिखा हुआ है वहां पे वो खत्म नहीं हो गया है। यू हैव टेंडेंसी टू इलेबोरेट दैट नॉलेज। जैसे फोटोसिंथेसिस का सब कुछ हो गया, अब व्हाट अबाउट द प्लांट दैट आर नॉट ग्रीन, क्योंकि वहां पे बात की गई थी ना कि ग्रीन कलर के होने चाहिए, क्लोरोफिल होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो ग्रीन कलर के नहीं है, वहां पे क्या। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जहाँ पे लीव्स नहीं है, वहां पे क्या। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो क्या कहते हैं वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। तो आप तो कह रहे थे ये प्लांट खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ तो वो प्लांट इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। दिस इज द इलेबोरेशन ऑफ नॉलेज। आप वो एक्सेप्शंस, वो सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहां पे बच्चे उस पर्टिकुलर नॉलेज को एक्सटेंड कर पाएंगे। और यही एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से बच्चा आपकी जो क्लासरूम में स्किल बेस्ड लर्निंग पे रहेगा और उस नॉलेज को वो अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकता है। लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन वही है सेम कि जो बच्चे ने किया उसको क्या कहते हैं, कितना उसने मॉडिफिकेशन किया इन देयर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी नजर ना घड़ी पे लगातार बनी रहती है कि होता क्या, मैं ज्यादा बोल जाती हूँ और चीजें बच जाती हैं। तो फिर ये वही है, सबसे पहले इंगेज, फिर एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, फिर इलेबोरेट एंड इवैल्यूएट। और ये एक साइक्लिक मेथड है, ये कहीं पे भी खत्म नहीं होगी और बातें वही हैं जो हमने पहले डिस्कस करी है। आई थिंक इट इज नाउ मोर क्लियर। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कंस्ट्रक्टिविज्म भी अलग अलग तरीके का है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सेकंड वन इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पे जिन साइंटिस्ट का नाम आता है वो भी अगेन एक जूलॉजिस्ट हैं, दैट इज जीन पियाजे। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जिनका नाम आता है वो हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, वाइगॉत्स्की। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म भी खुद में बहुत बहुत ब्रॉड हो चुका है। और जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि आप वो जो स्टेप्स हैं
मान लो 5E है, तो 5E के बाद 7E भी आ चुका है, तो 5E से किसी ने 7E जोड़ा ही होगा, किसी को लगा होगा कि 2E, और मैं वहां पे डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। फिर किसी ने 9E कह दिया कि नहीं ये जरूरी है। आप चाहिए तो 14E मॉडल बना लीजिए, यू आर फ्री, ठीक है। या आप 14E को भी कम करके 4E मॉडल पे आ जाइए, बोलिए कि नहीं नहीं एक चीज जरूरी नहीं है, हम तो 4E से ही काम चलाएंगे, लेकिन 4E हमारे इस तरह से होंगे। Why? Because of the organization of knowledge. It is very important, and how you process it. ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कोई चीज सुन लेना, सुन के दिमाग से निकाल देना, या रख लेना अंदर, और रखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, उसको इम्प्रूव करना, इट इज अ नेचर ऑफ हायर लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और वी कॉल्ड इट एज मास्टरी लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है। जो हम लोग कहते हैं कि लर्निंग 3 तरह की होती है बच्चों से अपने को, एक स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, और तीसरा चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थिंकिंग लेवल या मास्टरी लेवल। तो हम लोग जहाँ पे हैं वो है क्या है, चिंतन स्तर। तो हम किसी चीज को केवल सुन के उसको उस हिसाब से फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं है, वी हैव ऑल द लिबर्टी टू मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर नॉलेज। हम समझते हैं, एक एक को थोड़ा समझ लेते हैं। पहला था कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, also called as individual constructivism. It emphasizes on individual internal construction of knowledge. So it is called as individual constructivism. It is based on the Piaget theory. Learners should be allowed to discover principle through their own exploration rather than direct instruction by the teacher. हमें direct instruction नहीं देना है टीचर को, as a teacher हमें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपना खुद एक्सप्लोर करें नॉलेज को। तो वी आर इन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर ओनली। पियाजे ने थोड़ा सा स्टेजेस बताई थी, वो जो मैंने गैने की हायरार्की बताई थी 8 स्टेप्स की, उस 8 स्टेप्स की हायरार्की के बाद पियाजे ने जो बताया वो उन्होंने 4 स्टेप्स बताए। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, पियाजे ने जो ये लर्निंग थ्योरी दी थी वो अपने खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते हुए दी थी, ठीक है। तो उन्होंने जो 4 स्टेजेस बताई थी, दैट इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ लर्निंग। अगेन ये हायरार्की वे में है, इसमें लिखा भी हुआ है। पहली वाली जो है वो बर्थ टू 2 ईयर है, फिर प्री ऑपरेशनल 2 to 6 ईयर, फिर 7 to 12 ईयर, एंड 12 ऑनवर्ड्स इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर में बच्चा क्या करता है, द एनवायरनमेंट इज एक्सपीरियंस थ्रू द 5 सेंसेस। पहले भी बता चुकी हूँ, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, वो सब कहाँ आती हैं, यहाँ इस स्टेज पे। उसके आगे बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें डेवलप होती हैं, क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। इलॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग क्या है, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। जैसे मान लिया हम 2 से 6 साल के बच्चे के सामने एक बड़े ग्लास में मान लिया 1 लीटर पानी रखें और एक फ्लैट प्लेट में 1 लीटर पानी रखें, और दोनों से पूछे, उससे पूछे कि किसमें ज्यादा है, तो वो तुरंत क्या कहेगा, जो ग्लास है उसमें ज्यादा है। या मान लिया एक क्ले आता है ना, पहले ये होता था कि मिट्टी से सामानें बन जाती थी, अभी मार्केट में वो जो मैंने डिस्कस किया था ना कि वो दुकान वाले कहते हैं कि अरे आप वो नहीं समझ पाओगे, वो स्कूल में जरूरत होती है। पार्टिसिपेंट्स, आर यू देयर? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. क्ले आती है, क्ले, और क्ले में क्या है, क्ले के साथ हम सब कुछ करते हैं। तो मैं जो एग्जांपल लेने जा रही थी इलॉजिकल थिंकिंग का, वो ये था कि जैसे हम मिट्टी का एक सॉलिड बॉल दे बच्चे को, और उसी बॉल के 8 पीस कर दे, गोल गोल कर दे अलग अलग, और हम बच्चे से पूछे कि कौन सा ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली वो बड़े वाले बॉल को क्या कहेगा, ज्यादा बताएगा, और वो जो 8 वाले होंगे उनको वो ज्यादा नहीं बताएगा। अभी लेकिन ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। अभी स्कूल में क्या होता है, पहले तो क्ले यूज करनी है, सैंड इज वेरी पॉइजनस फॉर यू, हाँ, उससे आपको बहुत इन्फेक्शन हो जाएंगे, आप बहुत गंदे हो जाओगे, हाँ, बिल्कुल आपको उसको यूज नहीं करना है। और जैसे कि मैं अभी देखा तो नहीं था कभी, लेकिन मैं देख पाता, इवन नवोदय विद्यालय में, एनवीएस में, मैं ये आपको एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ कि वहां पे मिट्टी के बर्तन बनाना तक एक्टिविटी सिखाई जाती है। अच्छा, अगर हम
गमला लगा सकते हैं, गमले के लिए मिट्टी भर सकते हैं, उसमें खाद मिला सकते हैं। तो क्या हम मिट्टी की बॉल बनाने के लिए या मिट्टी का ग्लास बनाने के लिए मिट्टी को नहीं वो कर सकते हैं, मतलब जैसे कुम्हार करता है, देखा होगा। तो हम जा कहाँ रहे हैं? एक तरफ एनईपी कह रही है कि जो फील्ड के स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, उनको बुलाइए और वो क्लासरूम में आके चीजों को बताएं और पढ़ाएं। तो मतलब एक कुम्हार भी आपके यहाँ पे आ सकता है। अभी जो यूजीसी का ड्राफ्ट चेंज हुआ है, उसमें वाइस चांसलर भी जरूरी नहीं है कि आपके इसी एरिया से हो। जिसके पास पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, फिर 10 साल का एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर, नो नो नो, इट डजंट रिक्वायर्ड। कोई भी अगर गुड एडमिनिस्ट्रेटर है, ही और शी कैन बी अ वाइस चांसलर। और मुझे ये अच्छा लगा अप्रोच। कम से कम मान लिया कोई अच्छा बिजनेसमैन फैमिली से कोई आ गया, तो वो कम से कम अच्छे से काम तो करेगा ना। तो काम अच्छा होना चाहिए, whoever the person, it doesn't important, या उसका बैकग्राउंड क्या है, इट डजंट इम्पोर्टेंट। वो बैकग्राउंड तो अपना अपने काम से सेटअप करेगा ना, कि वो क्या कर क्या रहा है, what he or she is doing। तो उस हिसाब से हमें अपने बच्चों को जैसे जो कुम्हार हैं उनको दिखाना चाहिए, वो काम करके दिखाएं। अभी एक दीपावली पे पिछले लेटेस्ट आया था कि एक ने ऐसा एक दिया बनाया मिट्टी का, जिसमें कि कम तेल में और हवा भी चलती है कभी कभी दीपावली को, तो वो जल सकता था बहुत ज्यादा देर तक। तो उसको उसके इतने ऑर्डर मिले कि वो उस ऑर्डर को सप्लाई भी नहीं कर पाया विद इन द लिमिटेड टाइम बना करके, और उसने बनाया। तो क्या अगर कोई मिट्टी का काम कर रहा है, मिट्टी से दिए बना रहा है या मिट्टी से कोई क्रिएटिव क्राफ्ट बना रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता है। अभी एक स्टोरी थी इंजीनियरिंग किए हुए बीटेक कपल्स की, जिन्होंने लड्डू बना का बिजनेस शुरू किया, होममेड लड्डूज का, और वो बहुत मतलब उसको बहुत हाइप मिली। तो बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग, और जो स्किल है उसके बारे में हमें बच्चे को दिखाएं। हम बच्चों को चाइल्ड लेबर के बारे में बताते हैं, चाइल्ड लेबर के बताने की जगह मैंने ये स्टोरी, गुजरात में एक रिवर साइड स्कूल है, नोट इट डाउन एंड उसको जरा एक्सप्लोर करिएगा, उसकी स्टोरी, उसका एस्टेब्लिशमेंट। वो एक मदर ने एस्टेब्लिश किया था टू प्रोवाइड अ बेटर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, क्योंकि वो जो स्कूल का स्ट्रक्चर था उससे सेटिस्फाई नहीं थी। तो रिवर साइड स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल फॉर द स्कूलिंग, गुजरात में है ये। और उसका क्या है कि जैसे वो ये करते, जैसे मान लिया चाइल्ड लेबर की बात कर ली, तो चाइल्ड लेबर में हम बच्चों को सीधे वहां ले जाएं, जैसे मान लिया वो जो अगरबत्ती बनती है, अगरबत्ती अभी भी मैनुअली बनाई जाती है, और उस पे वो जो कवरिंग करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को ऐसे अनहाइजीनिक प्लेसेस पे, मतलब पैक्ड कमरों में किया जाता है, और 12-12 घंटे तक उनको काम करना पड़ता है। वहां पे एक दिन ले जाके अगर उनको हम काम करवाएं, तब वो चाइल्ड लेबर को समझेंगे कि व्हाट इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्लास में पढ़ाने से थोड़ी समझ में आ जाएगा। तो हमें फील्ड पे ले जाना है और हमें बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप करनी है, जिससे कि वो चीजों, अफेक्टिव डोमेन भी यहीं पे ट्रेंड होगा। उन बच्चों को ये भी पता हो जाएगा कि हाँ देखो, वी आर प्रिविलेज्ड। अभी सुसाइडल टेंडेंसी, अभी एनसीआरबी का डेटा है, कल डिस्कस करूंगी, कल के प्रेजेंटेशन में मुझे एनसीआरबी हमेशा यूज करनी पड़ती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। एनसीआरबी का डेटा हर बार बताता रहता है कि इतना क्राइम हुआ, इतने सुसाइड हुए, इतने चीजें हुई। तो कम से कम हम उन बच्चों की स्थिति को देख करके एक बच्चा ये तो सीख जाए ना कि हाँ, हम तो सच में बहुत लकी हैं, हमको तो भगवान ने एक पर्पस तो दिया है, एक दिन तो दिया है नया देखने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो जिस दिन ये टीचिंग हमने अपने क्लासरूम में शुरू कर दी, नो डाउट हमें वो अटेंडेंस वाला कंपल्शन नहीं रह जाएगा। मैडम किसी का फोन ऑन है, सॉरी, तो उसको वो म्यूट कर लें प्लीज आप में से, इट इज लिटिल बिट डिस्टर्बिंग। थैंक यू सो मच। तो हमें अफेक्टिव डोमेन को इसलिए भी डील करना है, क्योंकि हम अगर उस अफेक्टिव डोमेन को डील नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बस वही क्लासरूम में आना और बैठना मैंडेटरी, कंपलसरी करना जरूरी होगा। और बच्चा अगर आप इस तरह से स्विच ओवर करेंगे धीरे धीरे, और ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है,
तो शायद हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, हाँ, एक प्रोफेशन की बात होती है कि नहीं, हमें पहले तो एक समय होता था 2 ही प्रोफेशन होते थे, एक तो इंजीनियरिंग, दूसरा डॉक्टर, उसके बाद तीसरा कोई प्रोफेशन ही नहीं होता था। तो मान लिया कोई कहता है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो एक बार एटलीस्ट उसको डॉक्टर वाला प्रोफेशन को दिखा तो दो जाकर के फील्ड पे। बच्चे अभी यहाँ पे क्या 9 से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि हो क्या रहा है। अच्छा, 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट करा दिया, ऑनलाइन क्लासेस है, ये एलन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन, वो एलन, फिट जी आईआईटी के लिए, ये वो सारे ऑनलाइन, प्रिपरेटरी, प्री प्रिपरेटरी, अभी तक प्रिपरेटरी होते थे, अभी प्री प्रिपरेटरी, ठीक है। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लास 5th से स्टार्ट हो जाए कुछ समय बाद, नीट के लिए और इसके लिए, जी के लिए। बच्चा जब थोड़ा मैच्योर हो जाए, मुझे लगता है 8-9 मतलब 10th स्टैंडर्ड में मुझे लगता है पहुंच जाए, तो 10th स्टैंडर्ड में एक बार उसको जरा डॉक्टर्स की लाइफ को भी दिखा देना चाहिए थोड़ा पास से, कितनी अच्छी होती है। तो शायद उसका मूड चेंज हो जाए कि हमें डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि इट इज रियली वेरी टफ। तो हमें फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाना for sharing their experience and for sharing their skills in the classroom, वो भी जरूरी है। और बच्चों को फील्ड विजिट कराना to select their profession and to provide live experience। मान लिया हम वो बताते हैं बच्चों को ये पॉस्चराइजेशन वगैरह, तो हम कोई भी नियरेस्ट डेयरी प्लांट को विजिट करा सकते हैं। प्लीज अनम्यूट योर माइक, whoever is this। तो सॉरी, म्यूट, नॉट अनम्यूट। तो हम बच्चे को लाइव एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कोई भी डेयरी हो नियरेस्ट, उस प्लांट को दिखा सकते हैं कैसे कंटेनर होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन, फिर उसके बाद मिल्क से बटर कैसे अलग किया जा सकता है, अलग किया जा रहा है, कौन कौन से कंटेनर हैं, किस टेम्परेचर पे उसको करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। और ये जो पियाजी का क्लासिफिकेशन है, ये एज इट इज है, और इसमें थोड़ा हर चीज के हर स्टेज के लिए अभी भी एडवांसमेंट हुआ है, कोई चीज जो है वो जल्दी अटेन कर ली जा रही है। अगला जो पियाजे ने बात करी, वो कुछ वर्ड्स की बात करी, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन एंड अकोमोडेशन। इन पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एक स्टोरी शेयर कर लेते हैं। क्या एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट के साथ पार्क में जाता है, पहली बार पार्क में जाते ही उसको एक डॉग दिखाई देता है। अभी तक उसने कभी डॉग नहीं देखा था, या देखा था तो डॉग वो चार्ट में देखा था, डी फॉर डॉग, या किताब में देखा था, डी फॉर डॉग। अभी तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास क्या है, यूट्यूब है, स्मार्ट टीवी है, पूरे समय चलते रहते हैं, बच्चों को सब कुछ दिखता रहता है। लेकिन फिर भी लाइव जब उसने डॉग देखा तो अपने पेरेंट्स से पूछ रहा है कि हाँ, इज मतलब क्या, उन्हें बताया डॉग, ओके। अब उसने ये इंफॉर्मेशन क्या करी, असिमिलेट करी अपने अंदर। असिमिलेट करने के लिए क्या चाहिए, स्कीमा। स्कीमा एक वर्ड है, स्कीमा की हिंदी कुछ नहीं होती, स्कीमा ही बोलते हैं इसको। स्कीमा इज द अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज। कैसे, मैंने कहा था कि बहुत सारी नॉलेज है, उस नॉलेज में हम नॉलेज को किस तरह से अरेंज करते हैं, ये हमारा इंडिविजुअल तरीका होता है। और इसी की वजह से हर एक इंडिविजुअल क्या है, अलग होता है, और वो दूसरे इंडिविजुअल की तरह एबिलिटी नहीं रख सकता। क्या है, जैसे मान लिया आप में से 5 पार्टिसिपेंट्स को मैं सेलेक्ट कर लूं और 5 पार्टिसिपेंट्स को सेम इक्विपमेंट्स दे दूं एक किचन के असेंबली के लिए, सब कुछ, सारा कुछ सेम, नंबर ऑफ जितने भी बर्तन हैं, जितने भी गैस है, जितने भी किचन के इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ बराबर दे दूं, और किचन भी सेम ही दे दूं। एक अपार्टमेंट की अगर किचन होगी तो सब बिल्कुल सेम बनी रहती है। और 5 लोगों को दे दूं कि आप जाइए, आप किचन ऑर्गेनाइज करिए, 2 घंटे बाद जब आप निकल के आएंगे तो क्या पांचों में से किसी की किचन एक जैसी ऑर्गेनाइज मिलेगी हमें? नो मैम। सब में अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग तरीका होगा। कोई मिक्सी को इधर रखेगा, कोई इधर रखेगा, कोई डिश वॉशर को उधर रखेगा, कोई उधर रखेगा, सबका अपना अपना तरीका होगा। कोई हो सकता है, हाँ, गैस तो एक ही जगह सेट करेगा क्योंकि उसके लिए फिक्स जगह होगी, नहीं तो उसको भी इंसान अलग अलग रख सकता है। लेकिन अभी वो क्या करेगा, क्योंकि वो फिक्स प्लेस है तो वो फिक्स प्लेस पे रखेगा, क्योंकि वहीं पे क्या रखी हुई है, चिमनी लगी हुई है।
बाकी किसी की 5 लोगों की जो किचन का ऑर्गेनाइज सारा सामान सेम है, लेकिन सबका ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज स्कीमा। हम अपने ब्रेन में जो नई इंफॉर्मेशन एसिमिलेट करते हैं, उसको कैसे रखते हैं, वो हमारा इंडिविजुअल तरीका होता है, और इसको हम क्या मैं तो बोलते मानो हैं? तो ले लो, नहीं मानो तो ले लो, मैंने कौन करो। कंप्यूटर में सारी की बात करें नहीं, छात्रवृत्तियां इनमें नीचे आवे का ये सीधी सी गति है किसी अपनी पुस्तक वो 75% का मतलब क्या है फिर है ये कि एटलीस्ट ना यार कि Somebody is I'm able to recognize. uh, आगे चलते हैं। स्कीमा इज ऑर्गेनाइज्ड and to incorporate new information. Okay, got it, participant? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आगे चलते हैं। एसिमिलेशन, फिर क्या हो रहा है, उस डॉग के बारे में जो इंफॉर्मेशंस हैं वो उसके बारे में देखो। ये स्टेटमेंट है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? बिल्डिंग नॉलेज टू एलिमिनेट डिसइक्विलिब्रियम। उसको पहले पता था कि डॉग जब वो देखता था तो हो सकता है उसको उसकी स्किन फरी नहीं समझ में आती थी। अभी क्या है, उसको दिखने लगा अरे ये तो फरी भी है, उसने छू के देखा। हो सकता है जो पिक्चर रहती हो वो 2 डायमेंशनल रहती हो तो उसको उसका एक ही कान दिखता रहा हो, अभी उसको उसके 2 कान दिख रहे हैं। उसने कभी भी डॉग का लिकिंग करना नहीं देखा। अभी वो पास में गया तो डॉग ने क्या किया, अचानक से उसको लिक कर दिया। तो कितना भी यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन उसने उसके टंग की सॉफ्टनेस को फील कभी नहीं किया, जो कि उसने फील किया। तो ये सारी नई नई नॉलेजेस जो आती हैं वो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करती हैं, और वो नई नई नॉलेज को क्या करता है, जैसे जो भी है नया बर्तन, आपके बर्तन आए, कुछ नए बर्तन ऐड हुए तो क्या हुआ, आपका पुराना सेटअप थोड़ा सा क्या हुआ, इधर उधर डगमगाया, लेकिन आपने फिर से उन नए बर्तनों को उन्हीं पुराने बर्तनों के साथ अच्छे से फिर से अरेंज कर लिया। सो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा और एडिंग इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। ठीक है, आपने नए बर्तनों को भी वहीं पे क्या कर दिया, सेटअप कर दिया। तो वो डॉग के बारे में सारी सी चीजें क्या कर रहा है, असिमिलेट करता चला जा रहा है। पेरेंट का रोल केवल इतना है कि वो हाँ या ना, ये या ऐसे, ये ऐसे कंफर्म कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं उसको। सब कुछ काम कौन कर रहा है, बच्चा खुद कर रहा है। फिर क्या हुआ, अब डिसइक्विलिब्रियम कैसे कैसे क्रिएट हो रहा है, कभी वो बार्क कर रहा है, अरे तो अभी तक तो हमने बार्क करते हुए नहीं सुना, लिक, फरी, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ईयर, 4 लेग्स, टेल, तो वो उसको क्या कर रहा है, जो पहले जानता था। व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम? एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट यू ऑलरेडी बिलीव एंड नो। आप जो पहले समझते थे उससे कुछ नया एड ऑन हो जाना, वो क्या है, यही है कि हम एसिमिलेट कर रहे हैं नई नई चीजों को और डिसइक्विलिब्रियम को खत्म कर रहे हैं। अब अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन में डॉग था ही, अचानक से पार्क में कैट आ गई, कैट को भी देखा तो सब कुछ ठीक दिखा, 4 लेग्स दिखे, ईयर, टेल दिखी, लगा कि अरे ये तो छोटा डॉग आ गया लग रहा है। अचानक से देख रहे हैं कि वो क्लाइंब कर गई, कहाँ, पेड़ के ऊपर। डॉग को कभी नहीं देखा था। और जहां पे डॉग बार्क करता था, ये इसने क्या किया, म्यू, दोनों के साउंड में डिफरेंस थी। तो ये एक नया अकोमोडेशन हुआ कि सब कुछ सेम होने के बाद भी ये 2 डिफरेंट एनिमल हैं, और पेरेंट ने अगेन अफर्म किया, उन्होंने बताया कि हाँ ये क्या है, कैट है, ये चीजें सेम हैं और ये चीजें क्या हैं, अलग हैं। तो उसने उस नॉलेज में कुछ ना कुछ अकोमोडेट किया। तो डिसइक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा, ये जो चीजें थी ये पियाजे ने यूज करी टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, एक बार हम वहां चलते हैं, पिछली वाली स्लाइड पे देख लीजिए क्या है। सबसे पहले एसिमिलेशन, एसिमिलेशन करने के बाद एक बार हमने इक्विलिब्रिएशन अटेंड कर लिया, फिर कोई नई सिचुएशन आई जिसकी वजह से फिर खड़बड़ मची, कुछ डिसइक्विलिब्रियम हुआ, फिर हमने क्या किया, अकोमोडेट किया सबको। फिर से वो जो नए बर्तन आए थे उनको हमने अपनी रैक में फिर से क्या किए, ऐड किए ठीक ठाक तरीके से, और इस तरीके से किए कि हम टाइम पे उनको क्या करें, ढूंढ भी लें। ऐसा नहीं कि ऐसा हम अकोमोडेट कर दें कि हमें मिल ही नहीं रहे। ओके, और जितना अच्छा हम ढूंढ लेंगे हम उतने ही इफेक्टिव क्या होंगे, लर्नर भी होंगे और टीचर भी होंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आती है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जो था वो वाइगॉत्स्की की थ्योरी पे बेस्ड है, और यहाँ पे इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही उसको बहुत मैं थोड़े समय में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हम लोग काफी टाइम निकल आए हैं, हमारे पास कम समय बचा हुआ है। ये कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड विद सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑन द, तो देखिएगा कैसे सोसाइटी में लर्निंग होती है, कैसे लर्निंग हो रही सोसाइटी में। नॉलेज एग्जिस्ट इन ए सोशल context and is initially shared with others instead of being represented solely in the mind of an individual. It is based on Vygotsky theory. ये समझ लेना जरूरी है, अगर एक बच्चे को आप सिंपली छोड़ दें तो वो क्या करेगा, बहुत सारे काम अपनी अंडरस्टैंडिंग से किसी की बिना मदद के भी कर सकता है। द पर्पल सर्कल, ठीक है, उसके ऊपर जो स्काई ब्लू कलर का सर्कल है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये वो एरिया है जहां पे अगर हम लर्नर की थोड़ी मदद कर दें, और उस मदद का नाम होता है क्या, स्कैफोल्डिंग। लर्नर की अगर थोड़ी मदद कर दें इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग, तो वो उस लेवल तक अचीव कर सकता है। किस लेवल तक, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि ये उसका वो एरिया है जहां तक वो डेवलप कर सकता है, ZPD। स्कैफोल्डिंग क्या है थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर एक बच्चा है, छोटा है, हाइट में कम है, और मान लिया कोई अलमारी है 4 फीट की, बुक सेल्फ, वो वहां से ऊपर से बुक नहीं उतार पा रहा है, तो आप क्या करोगे, एक स्टूल दे दोगे कि बेटा ये स्टूल यूज करो और वो बुक उतार के मुझे दो। दैट स्टूल इज स्कैफोल्ड। ठीक, उसने वो जो नहीं उतार पा रहा था उसको उतारने में मदद की, और उसने वो जो स्टूल, जो 4 फीट की अलमारी के ऊपर पे जो किताब रखी हुई थी वो उतार ली विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग क्या है, मदद। अब जब बच्चे की हाइट बढ़ेगी, मान लिया बच्चा खुद क्या है, हम 5 फीट के हैं मान लिया, अब 5 फीट के हैं तो हमें वहां से किताब उठानी है, तो हम उस स्टूल पे चढ़ के उठाएंगे या हम सीधे हाथ से उठा लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर कि जब आप स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करो तो जब उसकी जरूरत ना रहे तो उसको आप रिमूव भी करते चलो। ये नहीं कि हमेशा आप लर्नर को स्कैफोल्डिंग किए ही जा रहे हो। तो मदद को प्रोवाइड भी कराना है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और मदद को रिमूव भी करते चलना है। इसीलिए मैंने वो स्टूल का एग्जांपल लिया। अब अगर ये आप कर देंगे एज अ टीचर, और आप एज अ टीचर क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, फैसिलिटेटर। टीचर नहीं है, डिक्टेटर नहीं है, आप केवल फैसिलिटेटर हैं। आप बच्चे को वो स्टूल मदद कर रहे हैं कि हाँ ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, तो बच्चा मैक्सिमम जितना डेवलपमेंट करना है वो कर सकता है। और बस यही है स्काई ब्लू वाली लाइन जहां तक आप उसको डेवलप करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एरिया होते हैं जो आप कुछ भी कर लो लेकिन वो उसको नहीं पा पाएगा, आउट ऑफ रीच, और इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कोई भी बच्चा है क्लासरूम में आपके, उसके पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत हाई प्रोफेशनल रैंक में हैं, और आप उसको क्लास में बोलो पापा तो तुम्हारे ये हैं, मम्मा तुम्हारी, माँ तुम्हारी ये हैं, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो कुछ नहीं, किसी लायक के नहीं हो, तो कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपके अकॉर्डिंग वो कहाँ होना चाहिए, हर चीज में बिल्कुल आगे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें हमारी आउट ऑफ रीच भी होती हैं। हर एक पर्सन की कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी है और कुछ एरियाज में वो नहीं पहुंच सकता है, तो उनको हम समझ लें, और वो आउट ऑफ रीच एरिया समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम ये समझेंगे तो हम बच्चों पे वो जो अननेसेसरी का एक प्रेशर क्रिएट करते हैं वो, और दूसरा अब ये कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाना है, लोग पीछे अंधे दौड़ की तरह भागे चले जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने चले जा रहे हैं। अब उनको कौन समझाए कि कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने की जरूरत क्या है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं होना है। आपको अलग अलग एरिया हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है डिस्ट्रिक्ट में,
या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो कॉन्फिडेंट स्पीकर होता है क्या? जरूरी है क्या कॉन्फिडेंट स्पीकर होना उसका? नहीं। उसके कुछ एरिया दूसरे हैं जहां पे उसको क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एक्सेल होना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैडम ने मुझे 1:30 तक का टाइम दिया था और 1:15 हो गया है। वी हैव ओनली 15 मिनट्स। ठीक है पार्टिसिपेंट्स, कोई क्वेरी है? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस खाली वही जब माइक अनम्यूट हो जाता है किसी का तो कुछ कुछ मुझे शोर सुनाई देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पूछा। Clear है मैम, we are No, getting ma'am. यस मैम। All और clear, लास्ट ma'am. में ना, लास्ट में ऑल क्लियर मैम। क्योंकि सुनिए अब भी आप लोग पूछ रहे नहीं रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और लास्ट में प्लीज मैसेज बॉक्स में टाइप मत करिएगा नाइस सेशन, इंफॉर्मेटिव सेशन और थम्स अप वाले सिंबल, ठीक है? क्योंकि मैं ना, मुझे लग रहा अभी मैं बहुत लेती हूँ लेक्चर, सब मुझे पता है, ठीक है? एज अ पार्टिसिपेंट भी रहती हूँ और एज अ रिसोर्स पर्सन भी रहती हूँ। हमारे यहाँ पे MMTTC सेंटर है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग भी प्रोग्राम कराते हैं। तो लास्ट में नाइस सेशन, इंफॉर्मेटिव सेशन लिख करके ना और वेरी इंप्रेसिव सेशन लिख करके अपनी अटेंडेंस प्रीति मैडम को मत दीजिएगा, मैं अभी से बता दे रही हूँ। गॉट इट? Okay, ma'am. यस मैम। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं लर्नर को बहुत We are इम्पोर्टेंट है। writing, we are writing all the important thing and important examples that you are giving to us. हाँ हाँ, तो अगर आप मुझसे कुछ पूछो ना आप लोग बीच में, मैं सबके लिए बोल रही हूँ और इवन मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ इवन, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन है। बट वो जो लास्ट वाला है ना, वो मुझे पता हो गया है। आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि वो अटेंडेंस के लिए होता है, ठीक है? तो वो लास्ट वाला मत दीजिएगा मुझे, ठीक है? आगे चलिए। मैम आप जो बता रहे हैं उसको हाँ। हम कोरिलेट कर रहे हैं, क्लास में ऐसी चीजें होती है मैम। हाँ, तो उसको कोरिलेट करके कि हमेशा से ऐसे होता है तो फिर कैसे करना है, हमको कैसे यह करना है, स्टूडेंट के लिए कैसे क्या करना उससे चाहिए बाहर समझ में आ निकलना रहा है। और हाँ, बस यस मेरा मैम। आप लोगों हाँ। से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए जो बचे हुए 15 मिनट है वो भी मैं बोल दूंगी, खत्म कर दूंगी। और मेरा जो आपसे जो रियल बिहेवियरल आउटकम है या एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम है, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम बस केवल इतना है कि आप कोई एक चीज भी पूरे इस 3 घंटे में से पकड़ लीजिए और उसको कहीं ना कहीं यूज कर लीजिए। दैट इज इनफ फॉर मी। मुझे ये नहीं है कि आप 10 चीजें 15 चीजें सब कुछ आप ही करने लगे, एक ही बार में करने लगे, बस लेकिन कोई एक चीज। और मुझे क्या है, ये ऐसा कोई इंफॉर्मेटिव सेशन भी नहीं है, ठीक है? और ऐसा कोई बहुत अच्छा वो भी नहीं है, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं जिनको कि हमें एक तो NEP 2020 की गाइडलाइन है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है, और दूसरा ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन करनी है। 4 साल हो गए हमारे, हम 5वें साल में आ गए, हमने उसके लिए क्या किया एज अ टीचर? सो इट इज द टाइम फॉर द रिफ्लेक्शन का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी सैलरी आ ही रही है, चल रहा है काम, ठीक है, सब कुछ है, और हम हमारे लिए क्या, हम तो अपना काम कर ही रहे ना। और हमें अपने कैश के लिए ये चाहिए सर्टिफिकेट, तो हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ले लिया एडमिशन और वो भी हो ही जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल ही जाएगा। बट एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है तो हमारे ही कंधों पे वो NEP की जिम्मेदारी है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कुछ निभाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं? एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इंडिविजुअल, डिफरेंट इन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट, सोशल मैच्योरिटी, एबिलिटी, मोटिवेशन, एस्पिरेशन, लर्निंग स्टाइल, नीड, इंटरेस्ट, पोटेंशियल. Apart from this, there are other factors underlying student differences that include innate differences in intelligence, differences in social and economic background, variations in past learning experiences. इन सब कारणों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आपने देख लिया, समझ लिया। अब उस इंडिविजुअल, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं? फिजिकल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस अकाउंट ऑफ सेक्स, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, मोटर एबिलिटी, रेशियल डिफरेंसेस, इंटरेस्ट में डिफरेंसेस, इमोशनल डिफरेंसेस एंड पर्सनालिटी डिफरेंसेस। ये सारे हैं जो कि आपके सामने होते हैं। अब क्या क्या कॉजेज हैं? हेरिडिटी भी है, इन्वायरमेंट भी है, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस, नेशन, सेक्सुअल डिफरेंसेस भी हैं, एज और इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी डिफरेंसेस हैं, टेम्परामेंट भी है, और इमोशनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। अदर कॉजेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, एप्टीट्यूड्स, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, सेंटिमेंट्स, कैरेक्टर, एजुकेशनल एंड बैकग्राउंड लीड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
ये था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। नॉर्मली होता क्या है, हम हर एक स्टूडेंट को एक जैसा समझने लगते हैं, लेकिन हमारे क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं उनका आईक्यू आप लोग जानते होंगे, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। मैं किसी से पूछ नहीं रही हूँ व्हाट इज दिस, क्योंकि आई थिंक यू पीपल आर मच अवेयर अबाउट इट। तो उसमें होता क्या है, इसमें आपके जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में 68.26% लोग जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, एवरेज आईक्यू के। फिर उसके बाद जो एवरेज के ऊपर हैं, मतलब उधर 13.59, जो पे 115 और 130 जो दिखाया गया है, एवरेज आईक्यू की जो रेंज होती है वो 90 टू 120 मानी जाती है या 110 मानी जाती है, सबके अलग अलग व्यूज हैं। यहाँ पे जो दिखाई गई है वो 85 टू 115 तक एवरेज दिखाया गया है, ठीक है। 115 से जितने भी ऊपर स्कोर कर रहे हैं वो क्या है, अबव एवरेज, और 85 से नीचे जितने स्कोर कर रहे हैं वो क्या है, बिलो एवरेज है। राउंड अप में अगर हम देखें, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है एनपीसी, और एनपीसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको 68% कर दें एवरेज को राउंड अप में, तो उधर 16% अबव एवरेज भी होते हैं आपके क्लासरूम में, और 16% ही बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। तो एक क्लासरूम में आपको एज अ टीचर आपकी इंस्ट्रक्शन 68% यानी कि लगभग 70% पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्लान करनी है। जो अबव एवरेज हैं उनको आप कुछ अदर असाइनमेंट्स देके उनको इंगेज करिए, और जो बिलो एवरेज हैं उनके लिए आपको कुछ एडिशनल क्लासेस देनी है, कुछ उनको मदद करनी है, उनको डायग्नोसिस करके उनको रिमीडियल टीचिंग देनी है, जिससे कि वो भी एवरेज स्ट्रीम में आ सके। बट इट इज़ फैक्ट कि आपके क्लासरूम में सब लोग बराबर नहीं होते। 68% लोग एवरेज होते हैं, 16% अबव एवरेज होते हैं, एंड 16% ही बिलो एवरेज भी होते हैं। तो हमें अपनी टीचिंग प्लान करनी है अकॉर्डिंग टू 70% पॉपुलेशन ऑफ अवर क्लासरूम, और ये भी एनपीसी ही है, कल भी इस पे डिस्कस करना है तो इसको स्किप करती हूँ। टरमैन ने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू स्कोर, उसमें जीनियस थे, नियर जीनियस, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, एवरेज, बैकवर्ड, फीबल माइंडेड, डल एंड इडियट। टरमैन का अगेन 19th सेंचुरी का था क्लासिफिकेशन। आज हम ये मानते हैं कि कोई भी डल और इडियट नहीं है। मे बी कि वो आपके एरिया में आपको डल और इडियट दिख रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे एरिया में हाईली क्रिएटिव एंड हाईली पर्सन विद हाई अचीवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। क्या करना है रोल ऑफ इंडिविजुअल का, लिमिटेड साइज ऑफ क्लासरूम होनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि आप सबको इंडिविजुअली समझ सकें। प्रॉपर डिवीजन भी क्लासरूम का होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम होनी चाहिए, सबके लिए एक ही चीज़ नहीं है। एक आपने पिक्चर देखी होगी, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कि अगर एक ही करिकुलम रख दिया, मतलब कि एक पेड़ पे चढ़ना है तो एक मछली और एक हाथी, वो तो सोच सोच के ही मर जाएगा जीवन भर कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, और पेड़ पे कौन चढ़ जाएगा, चढ़ने वाले जो होंगे वो चढ़ जाएंगे। तो अगर सारे एनिमल्स से ग्रुप में खड़ा कर दिया जाए तो कुछ तो सोच सोच के यही मर जाएंगे कि हम इस पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकते। और हाथी के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो पेड़ को क्या कर सकता है, उखाड़ के नीचे उलट के रख सकता है, लेकिन वो तो सोच सोच के यही परेशान रहेगा कि लो हमारे अंदर तो ये एबिलिटी ही नहीं है। तो सबके लिए एक चीज ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एनईपी 2020 में इस बात का भी ध्यान रखा गया है। होम असाइनमेंट्स कैसे देने हैं, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट, मेथड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेथड ऑफ टीचिंग भी आपको उसी हिसाब से डिसाइड करनी है। एजुकेशनल गाइडेंस आप दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वोकेशनल गाइडेंस भी आप दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगला जो हमारा टॉपिक था लर्निंग स्टाइल, तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म करूंगी। इसमें हम ये जान लें कि हर एक इंडिविजुअल की जो लर्निंग स्टाइल होती है वो अलग अलग होती है। जो हमारे पास नॉन लर्निंग स्टाइल्स हैं उनके अलावा भी लर्निंग स्टाइल्स हो सकती हैं, जैसे विजुअल या स्पेशियल, जो कि पिक्चर और इमेजेस को देख के लर्न करना पसंद करते हैं। ऑरल, जिनको कि सुन के लर्निंग पसंद है, ठीक है। वर्बल या लिंग्विस्टिक, जो वर्ड्स और स्पीच, तो जिसकी जो लर्निंग स्टाइल होगी वो उस तरीके से सीखना चाहेगा और उस
तरीके की एक्टिविटी, उस तरह के करिकुलम में वो एक्सेल करेंगे। फिजिकल, काइनेस्थेटिक, जो कि बॉडी, हैंड मूवमेंट, सेंस एंड टच, इन सबको प्रेफर करें। तो डेफिनेटली जो डांस एंड ड्रामा में लोग होंगे वो कैसे होंगे, उनकी लर्निंग स्टाइल कैसी होगी, फिजिकल या बॉडी काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल होगी। लॉजिकल, मैथमेटिकल, जो कि लॉजिक, रीजनिंग, सोशल, इंटरपर्सनल, सॉलिटरी, इंट्रापर्सनल। जो बहुत सारे आप लोगों ने दुकानदार देखे होंगे कि वो कैसे ग्राहक को करते हैं, तो दे पीपल हैव एबिलिटी टू कन्विंस यू। तो ग्रुप में लर्न करना पसंद करते हैं, तो वो क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ। बहुत सारे सॉलिटरी रहते हैं, दे आर इंट्रापर्सनल या इंट्रोवर्ट भी इनको हम बोलते हैं, जो कि अकेले सीखना या लर्न करना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में पढ़ के सीखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आइसोलेटेड होके सीखते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने ज़्यादा सेंस चैनल इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तो व्हाट वी लर्न, 10% of what we read, 20% of what we hear, 30% of what we see, 40% of what we both see and hear। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सेंस चैनल इन्वॉल्व हो गए, हम देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। आगे 70% of what we discuss with other, 80% of what we experience personally, 95% of what we teach to someone else। आपको याद है कि मैंने बताया था कि इंगेजमेंट के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, क्लासरूम में जाके क्या पढ़ाया था, कहाँ तक पढ़ाया था, कौन से एग्जाम्पल लिए थे। जबकि अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लेजनर इट इज वेरी मच क्लियर कि यू रिमेंबर अबाउट द 95% ऑफ व्हाट यू टीच टू समवन एल्स। और वो हम एक बार नहीं, हम तो 10 बार से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें इंगेज रखने के लिए कुछ करना है। जरूरी नहीं कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म की किताब में लिखा हो हम उसी को फॉलो करें, वी कैन यूज अवर ओन थिंग ऑल्सो। अगेन ये मल्टी सेंसरी अप्रोच का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। क्या लेक्चर सबसे कम इफेक्टिव है 5%, फिर रीडिंग, फिर ऑडियो विजुअल अगर यूज करते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रैक्टिस डूइंग। मैंने कहा था कि डेमोन्स्ट्रेशन, आपको मान लिया कोई फील्ड है तो वहाँ ले जाके चीज़ों को दिखा दीजिए, लाइव एक्सपीरियंस करवा दीजिए, प्रैक्टिस डूइंग करवा दीजिए। और टीचिंग अदर इज़ वेरी इफेक्टिव। और एक्टिव मेथड्स ये नीचे वाली हैं और पैसिव मेथड ऊपर वाली हैं। और लेक्चर के लिए सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि इट इज़ हाईली यूज्ड एंड अब्यूज्ड वे ऑफ टीचिंग। मतलब लेक्चर को सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जो ऊपर वाले हैं वो बेसिकली ऑडिटरी पे बेस्ड हैं, फिर जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो विजुअल और काइनेस्थेटिक अप्रोच ऑफ लर्निंग स्टाइल यहाँ पे इन्वॉल्व है। रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चर एंड और वी कैन से कल्चरल रेलिवेंस। कल्चर क्या है? कल्चर के लिए क्या करना है? 3 चीजें करनी होती हैं एजुकेशन को। एक प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। अब कल्चर के लिए थोड़ा सा याद करिए, मैंने एक एग्जांपल लिया था कोविड का। मैंने क्या कहा, जब हमने कोविड का सीन फेस कर लिया है तो अब हमें क्या करना सिखाना चाहिए? कल्चर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, कल्चर ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। और हम कहाँ लगे पड़े हुए हैं? कम्युनिटी लंच। ठीक है, तो अब हमें एजुकेशन का ही ये रोल है कि वो प्रिजर्वेशन करे कल्चर का और उसका ट्रांसमिशन करे और प्रमोशन करे। तो लेकिन हम तय तो ये कर लें कि काहे का प्रिजर्वेशन करना है और काहे का ट्रांसमिशन करना है और काहे का प्रमोशन करना है। प्रमोशन में तो हमने अपना वही पुराना वाला डायरी निकाला और उसमें जो प्रोग्राम थे, उसके जो पिक्चर थे, तो वही हमें करने हैं। सब कुछ का सेटअप बना हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नई चीज़ों को इनकलकेट करें, नई चीज़ों को डिस्कस करें। तो हम क्या करेंगे? इसीलिए कहते हैं कि स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी। स्कूल में वही होना चाहिए जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, जो जनरली नहीं हो रहा होता है। या एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। वहाँ पे वो पिक्चर दिखाई देती है। जैसे आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, टीचर टॉट डेटेरिएशन। उनके जो रिलेशंस हैं वो कितने ख़त्म हो गए। हम लोग किस तरह से अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते थे और अब टीचर की क्या रिस्पेक्ट होती है, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सामने से फेस कर पा रहे हैं। अब impact of culture on education in ancient India as exemplified by the Gurukul system of education। एक वो गुरुकुल सिस्टम था, एक ये है ऑनलाइन लर्निंग।
हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मैं हूँ वो पिंक सूट में, ठीक है, और आप लोग हैं, और कुछ लोग आप में से नहीं है ये, मतलब, लेकिन ये रियल पिक्चर है, ठीक है। फिर पार्टिसिपेंट्स, आर यू देयर? Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, madam. ma'am. Like this. Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. This slide is for your attendance, okay? Thank you so much. आगे चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्या क्या हैं? टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फिलोसफी एंड सोशल वैल्यूज, प्रोविजंस ऑफ फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोड्स ऑफ एंजॉयमेंट, इन सारी चीजों को हमें देखना है। अब टेक्नोलॉजी भी हमें देखनी जरूरी होगी, सारी चीजें सीखनी होंगी, और उन्हीं को हमें आगे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसमिट करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, हेल्थ एंड हाइजीन है, इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उस स्टेज में आ रहे हैं, नो डाउट, कि अब बहुत जल्दी ही आपके क्या होंगे, वायरस वार शुरू हो जाएंगे। कोविड के लिए ही बहुत कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसको किसी एजेंसी ने प्रूफ किया हो, लेकिन कोविड के लिए हम सभी जानते हैं ना कि ये क्रिएटेड है। नो डाउट कि एक प्रूफ नहीं है, मतलब ऑथेंटिकली नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, ये एक क्रिएटेड वर्जन था, और कहीं ना कहीं से ये क्या हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, और इस तरह से इसने तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया ना, बहुत सारे लोगों के तो परिवार ही चेंज कर दिए। दे कैन रिलेट मच। सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी मैं बता चुकी हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल बता चुकी हूँ, और मैंने ये भी पूरा का पूरा बता दिया है कि हमारा रोल एज ए टीचर क्या है, स्कैफोल्ड प्रोवाइड करना है, ठीक है, और जो आपकी सराउंडिंग कल्चर है उससे ही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप होगा। चाहे आपने पियाजे की थ्योरी में देखा हो, चाहे आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी में देखा हो, दोनों में आपकी क्या होगी, टीचिंग लर्निंग का क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा विद किसका, जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपकी सोसाइटी है। ओके, सो लास्ट लाइन इज कि एज अ टीचर आपको ये करना है कि अगर आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं उस तरीके से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें भी अपने को चेंज करने की जरूरत है कि हम क्या अपना मोड ऑफ टीचिंग चेंज करें जिससे कि उनको समझ में आ जाए। तो ये लाइन मैं हमेशा यूज करती हूँ फॉर टीचर्स। इफ आई डोंट, एक स्टूडेंट कह रहा है, इफ आई डोंट लर्न द वे यू टीच, देन टीच द वे आई लर्न, because you are teacher, more competent person, you are facilitator, you have ability to give us scaffolding. Thank you so much for to you all, and for giving me time. मैंने टाइम पे खत्म कर दिया है। प्रीति मैम, over to you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you ma'am. so much Thank you, madam. to you all, and Thank you, ma'am. आप जिन लोगों Thank you, ma'am. कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे या कुछ भी पूछना होगा, तो अभी कल हम लोग एक बार फिर से मिलने वाले हैं, एक डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन आप पूछ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस में भी जो भी कुछ लगे, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई 2-1 लोग कुछ ऐसी इंसिडेंट्स मुझे शेयर करें जिसमें कि मैं ये जान पाऊं कि आपने एज अ टीचर, अभी तो 4 साल नहीं हुए होंगे, लेकिन 2-3 साल हो गए होंगे सबको, ठीक है, या 1 साल ही हुआ हो, या 6 महीने, 1 साल पे तो कोई ओरिएंटेशन नहीं करने लगता है, 2-3 साल तो सबको हो गए होंगे। तो आपने क्या ऐसा अच्छा पॉजिटिव किया है, कोई 1-2 अपनी स्टोरी मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस इन रिस्पेक्ट टू NEP 2020, or whatever knowledge you have in the field of education, or as a personal, as a member of society, and whatever. Yes. प्रीति मैम हैं क्या? yes madam, I am there. प्रीति मैम, क्या हम लीव करें? yes, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हम सेम टाइमिंग पे मिलते हैं मैडम, 10:30 to 1:30 with the new topic of assessment and evaluation. Okay. So I extend my thanks to respected Suhasini madam once again for both the
sessions were wonderful, madam. Thank you so much, ma'am, once again from all of us. Thank you. Thank you. Thank you, friends. Here we have finished our today's sessions. See you all tomorrow at 10:30. Today you have to submit report of both the sessions, but report link I will share in the evening. Right now I want to rush for another meeting. Okay, ma'am. आप रिपोर्ट बना के रखिए. मैं शाम तक रिपोर्ट की लिंक भेजती हूँ, तो आप उसको 7 बजे के बाद सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे वो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. सो यू प्लीज बी रेडी विथ योर रिपोर्ट्स. आप बना के रख दीजिए. सिर्फ सेंड आप रात को करेंगे. ठीक है? ओके मैम. Okay, ma'am. Okay, ma'am. कल मिलते हैं. Thank you, madam. Very nice Thank you system. everyone. Thank you all of you.